हेलो दोस्तों। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में जिसका नाम है सीफेयरर्स के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीज़ा होता है यूएस वीज़ा के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूएस वीज़ा। तो सीफेयरर्स को यूएस वीज़ा कैसे मिलता है और किस तरह से उसको एक अगर हेल्प मिले तो सक्सेसफुली अपना वीज़ा वो ले सकता है। तो पहली बात मैं बता दूँ वीज़ा मिलता कैसा है। तो जैसे आपने किसी अच्छे कंपनी में एम्प्लॉयमेंट के लिए आप गए हैं और आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो कंपनी डिसाइड करती है, या तो आपको पता होना चाहिए कंपनी डिसाइड करने से पहले कि इस कंपनी में हमें यूएस वीज़ा मिलता है, ये यहाँ के, या तो फिर इस कंपनी के जो वेसल है यूएस में आते जाते हैं। तो आपको पूछना चाहिए कंपनी से, क्या मैडम हमको यूएस वीज़ा मिल सकता है। या तो फिर कंपनी डायरेक्ट आपको पूछती है कि यूएस वीज़ा है आपके पास, तो आपका जवाब होना चाहिए कि नहीं है मेरे पास। अगर आपके पास नहीं है वीज़ा तो कंपनी फिर बोलेगा ठीक है, हम आपकी वीज़ा के लिए एप्लीकेशन डाल देते हैं। तो फिर होता ये है, कंपनी आपको इंटीमेशन दे देगी कि 2-3 दिन के अंदर आपके पास वीज़ा एप्लीकेशन का एक फॉर्म आएगा जो हम भर देंगे, या कंपनी आपको एक जगह का नाम बता देगी, वहाँ से आप अपना फॉर्म भी भर सकते हो, या तो कंपनी अप्लाई कर देती है आपकी वीज़ा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की। अगर कंपनी ने अप्लाई कर दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक ईमेल आ जाता है जिसमें आपको फ़ीस भरने के लिए कहा जाता है। यूएस वीज़ा के लिए फ़ीस भरनी पड़ती है। जी हाँ, कुछ $107 या $108 या $110 के आसपास यूएस वीज़ा की फ़ीस होती है जो आपको पे करना पड़ता है। तो वो ईमेल जैसे ही आता है आपके पास, वो ईमेल का प्रिंट आउट ले लीजिए। प्रिंट आउट लेने के बाद जो है आपको बैंक पहुंचना होता है, तो उसमें क्लियरली दिया जाता है कि कौन से बैंक आपने जाना है। तो नज़दीक में जो आपका सिलेक्टेड बैंक है, जो उस लेटर में दिया रहता है, उस ईमेल में दिया रहता है कि आप इस बैंक में जाके भर सकते हो। तो उस बैंक में जाके आपको पूछना है क्या हम यूएस वीज़ा का फ़ीस भर सकते हैं। तो वो बैंक बोलेगा हाँ, आप यूएस वीज़ा का फ़ीस भर सकते हैं। तो उस दिन का वो रेट बता देगा, डॉलर का ये रेट है, उसके हिसाब से उतने डॉलर भरने होते हैं, या तो फिर आपको इंडियन मनी भरने होते हैं। तो मैक्सिमम इंडियन मनी ही भरने बोलता है, क्योंकि उस टाइम शायद आपके पास एनआरई अकाउंट हो या ना हो, तो उस टाइम का जो डॉलर रेट रहेगा उसके हिसाब से आपको इंडियन मनी वो बता देंगे। तो वो कैश आप लेके जमा करना पड़ता है डीडी, और वो आपको एक रसीद देगा जमा करने के बाद। और फिर एक ऑटो जनरेटेड ईमेल आएगा कि आपने यूएस वीज़ा का जो फीस है वो भर दिया है। तो उसको भी आपको प्रिंट आउट लेनी पड़ती है। 2 से 3 कॉपीज आप उस रसीद की रखें, ठीक है, प्रिंट आउट निकाल के कलर में। तो फिर आपको ये जो कार्यक्रम है, जो आपका यूएस वीज़ा का फीस आपने जो भर दिया है, उसका रसीद आप अपने पास कलर जेरोक्स में रखें, बहुत ही बढ़िया रहेगा। 3 या 4 जो है प्रिंट आउट आप निकाल के रखें। उसको निकाल के रखने के बाद आपको फिर एक मेल आता है कि आपको इस डेट पे यूएस एम्बेसी पहुंचना होता है। तो दोस्तों, बॉम्बे का मैं बताता हूं आपको, मुंबई का अंधेरी में है यूएस वीज़ा का जो इंटरव्यू सेंटर है, या आप बोल सकते हैं यूएस कॉन्सुलेट, वीज़ा कॉन्सुलेट बोल सकते हैं, वो अंधेरी में है। पनीरी टावर्स करके एक जगह है अंधेरी में। तो अंधेरी स्टेशन में आप उतर जाइए। उतर जाने के बाद आप अगर ऑटो वाले से पूछे कि भाई यूएस एम्बेसी जाना है वीज़ा के लिए, सीमन वीज़ा के लिए, तो इतना ही बहुत होगा कि यूएस वीज़ा के लिए जाना है, तो वो लोग अपने आप आपको बिठा लेंगे। तो या तो आप शेयरिंग में भी जा सकते हैं, और आप खुद ऑटो पकड़ के आप पर्सनल ऑटो में जा सकते हैं। पर्सनल ऑटो थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको, लेकिन अगर आप शेयरिंग ऑटो में जाते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहता है। तो एक बात और ध्यान में रहे, जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हो, उससे एक दिन पहले आपको यूएस वीज़ा का
जो कॉन्सोलेट है वो देख लेना चाहिए कि कहाँ पे है। तो मैं 2 दिन गया था वहाँ पे। जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उससे एक दिन पहले मैं जाके वो सेंटर देख के आया, कहाँ पे है, कहाँ लाइन लगती है, कितने घंटे पहले आना पड़ता है, वो सब मैं जानकारी हासिल करके लिया। तो उसकी भी वीडियो मेरे पास है, मैं डाल दूँगा, ठीक है। अगर नहीं भी डालता हूँ तो कोई बात नहीं, जिन भाइयों को यूएस वीज़ा मिलेगा, जिन सीमेन भाइयों को यूएस वीज़ा मिलेगा वो खुद ही जाके देख भी सकते। बहुत बड़ा टावर है, उसके अंदर ही सब कुछ उनका कार्यक्रम होता है। तो उसके बाद वो जिस दिन आपका इंटरव्यू है उससे कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचिए। और याद रहे, अगर आप अंधेरी के आसपास नहीं रहते हो, थोड़ा दूर रहते हो, तो आपको ये ज़रूर तय कर लेना चाहिए एक दिन पहले, या तो कोई शेयरिंग ऑटो या ट्रेन, या अपने आप को उस जगह पहुंचाने के लिए कम से कम सारी प्लानिंग्स आपने कर लेनी चाहिए। क्योंकि यूएस वीज़ा का जो इंटरव्यू होता है वो सही समय पे शुरू होता है और सही समय पे ख़त्म भी होता है। एक बार आपका जो टाइमिंग स्लॉट है वो अगर निकल गया तो दूसरी बार आपको वो एंटरटेन नहीं करते हैं, आपको फिर से डेट्स लेनी पड़ती है। और डेट्स लेने के लिए वापस शायद 1 से लेकर 3 महीना तक भी वेट करना पड़ सकता है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जब भी आप यूएस वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं, जिस दिन डेट है उस दिन आप कम से कम 1 घंटा पहले या 1.5 घंटा पहले पहुँचे। तो मैंने मेरे हिसाब से मैंने उस दिन के लिए ऑटो बुक कर लिया था पहले ही, या टैक्सी, या जो सस्ता साधन और सही टाइम पे आपको पहुंचा सके तो वो आप बुक करें। तो मैंने ऑटो बुक करी थी, मेरे को शायद बेलापुर से लेके अंधेरी लगभग मैंने सिर्फ जाने के लिए ऑटो बुक किया था, क्योंकि एक बार इंटरव्यू ख़त्म हो गया तो उसके बाद आप तो ट्रेन से भी आ सकते हो। तो मैंने 400 रुपीज़ या 350 टू 400 रुपीज़ के अंदर मैंने बार्गेन की थी। एक दिन पहले उसका मोबाइल नंबर ले रखा था और मैंने कहा था कि भाई मेरे घर में जो है 6 बजे आप पहुंच जाना। 6 से लेकर 7 बजे तक का जो समय रहता है वो ट्रैफिक फ्री जोन में रहता है, यानी उस टाइम ट्रैफिक नहीं रहती है। और मेरा इंटरव्यू वहाँ पे था करीबन 9 बजे। तो समझ गए होंगे आप लोग, 9 बजे अगर आपका इंटरव्यू है तो अगर वहाँ 7 बजे भी पहुँचे तो वहाँ लंबी सी एक लाइन लगती है, माने ना माने काफ़ी लंबी लाइन लगती है। आप देख के तो पहली बात वो लाइन देख के डर जाओगे कि भाई इतने सारे है, क्या मैं अपने टाइमिंग में पहुँच जाऊँगा। लेकिन बिल्कुल जब आप वो लाइन ज्वाइन करते हो, एक टाइम स्लॉट दिया जाता है कि आपका इंटरव्यू अगर 9 बजे वाला है तो 9 बजे वाली लाइन को वो लोग अलग लगाते हैं, 10 बजे वाली लाइन अलग रहती है, यानी उसी में वो डिवाइड कर देंगे, एक ही लाइन में डिवाइड कर देंगे कि आप 9 बजे वाले हो तो उसके पीछे खड़े हो जाइए, 8 बजे वाले हो तो आप आगे चलिए। ऐसे करके वो लोग एक ही लाइन में डिवाइड कर देते हैं और वो लोग बताते रहते हैं, वहाँ गार्ड्स रहते हैं उनके, इंडियन गार्ड्स, जो आपको बताते रहेंगे कि भाई आपका इंटरव्यू 9 बजे वाले स्लॉट में है तो आप यहीं खड़े रहिए, अंदर मत जाइए। तो मैं वहाँ 7 बजे पहुँच गया था और वहाँ आसपास मैंने स्टेशन में ही नाश्ता पानी कर लिया था, क्योंकि मुझे इंटरव्यू इम्पॉर्टेंट था, ब्रेकफास्ट मेरे को उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा। इसलिए मैं स्टेशन पे उतर के मैंने फटाफट जो मिला मैंने खा लिया और सीधा इंटरव्यू के लिए चल दिया। इंटरव्यू के दिन जो है मेरे हाथ में सारे मेरे जो ईमेल्स थे, ईमेल्स के प्रिंटआउट्स थे, ओरिजिनल फ़ीस की रसीद थी, डॉक्यूमेंट्स थे मेरे सीमेंट के जितने भी है, ठीक है। मेरा पासपोर्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट और जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं स्कूल के, कॉलेज के, वो सारे मैं लेके गया था, ठीक है। भले वो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन उससे रिगार्डिंग अगर उन्होंने सवाल पूछ लिया और उसके अगर आपको दिखाने पड़ गए तो आप दिखा सकते हो। हाँ, एक और बात है, अगर आप साथ में अपने कोई फ्रेंड को लेके जाना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी, ठीक है। और टैक्सी बुक कराते हो तो इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती है, आपका जानकार बंदा होना चाहिए। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स आपके अगर वो अंदर ले जाना परमिट नहीं करते तो आप टैक्सी में रख सकते हो, या अगर आपका दोस्त गया है तो वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ में दे सकते हो और अपना जो है आराम से रिलैक्स होकर अंदर जा सकते हो। तो ये रही बात थी कैसे प्रोसीजर है अंदर जाने का। तो जैसे ही लाइन से आपको अंदर भेजा जाता है फर्स्ट डे में, ठीक है, उसके दो दिन होते हैं टोटल इंटरव्यू। एक दिन आपके पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं और कंफर्म होता है कि आप सही टाइम पे आए हो, और यही वो बंदा है
और आपको हिंदी में इंटरव्यू देना है या इंग्लिश में इंटरव्यू देना है, वो आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरव्यू कौन से लैंग्वेज में है, आपने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया है। तो उसी बिल्कुल उसी लैंग्वेज में ही आपको इंटरव्यू, फर्स्ट इंटरव्यू जो है देना पड़ता है पेपर सबमिशन के लिए। तो फिर जैसे ही वो लाइन अंदर को चली जाती है, आप फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर में जाते ही आपसे नाम पूछा जाएगा, तो बोलिए चलिए आप अंदर चलिए। अंदर जाते ही एक लेफ़्ट साइड में एक काउंटर होगा, जहाँ पे एक मेल और फीमेल जो भी है आपसे वो, अगर आपका इंटरव्यू इंग्लिश में है तो वो इंग्लिश में आपसे पूछेगी, आपने जवाब भी इंग्लिश में ही देना है। हड़बड़ी नहीं करना है, पहले ध्यान से उसकी बातें सुननी है और फिर जवाब देना है। हिंदी में भी वैसा ही इंटरव्यू अगर आपने सिलेक्ट किया है हिंदी, तो वो शुद्ध हिंदी में आपको पूछेगी और उस सवाल के आपको परफेक्ट उतना ही जवाब देना चाहिए। ठीक है, फिर वो आपसे एक पैम्पलेट देगी या एक बुक देगी, जिसमें से आपको हिंदी के शब्द या इंग्लिश के सेंटेंस आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, 4 या 5 लाइन की हिंदी, प्योर हिंदी, यानी आप ये नहीं बोल सकते हो कि जो आपकी चलती हुई लैंग्वेज है वो हिंदी नहीं होती है, बट जो लिटरेचर के टेक्स्ट बुक में जो हिंदी होती है, बिल्कुल वैसी हिंदी आपसे पढ़ने को कहा जाएगा। करीबन 2 मिनट पढ़ने के बाद उनको समझ में आ जाएगा कि ये इंसान ने जो हिंदी में इंटरव्यू के लिए इसने जो रिक्वेस्ट डाली है, ये हिंदी बोलने में सक्षम है, शुद्ध हिंदी बोलने में सक्षम है। तब वो ओके कर देगी और स्टैंप लगा के आपको रिसीट दे देगी कि ओके भाई, आप नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए कंफर्म हो। तो पहले दिन आपका पासपोर्ट जमा नहीं होता, तो वो आपको कंफर्मेशन स्लिप दे देती कि आप नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए ओके हो। तो उसके 2 दिन के बाद ही, 2 या 3 दिन के बाद ही आपका सेकंड इंटरव्यू के लिए एक मेल आ जाता है। या तो आप उस 2 दिन के ब्रेक में ही, फर्स्ट डे का जैसे ही कॉन्फर्मेशन होता है, उसी मेल में सेकंड डे का भी कॉन्फर्मेशन होता है कि उसके बाद वाले दिन या उसके दूसरे दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद आपका डेट, टाइम, इस टाइम में आपको कॉन्सुलेट में फिर से पहुंचना है। तो उसमें 2 टावर है, ए टावर, बी टावर। ठीक है, तो पहला टावर में पहला इंटरव्यू होता है और दूसरे टावर में दूसरा इंटरव्यू होता है। तो जब हम लोग सेकंड इंटरव्यू के लिए पहुंचे, उस दिन भी मैंने टैक्सी बुक करी थी और वो टैक्सी वहाँ सही समय में पहुँच गया था। तो मैंने इस बार देखा कि मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट भी काफ़ी है और टैक्सी वाले को मैंने इंतज़ार करने के लिए कहा था, और टैक्सी भी मेरे जानकार बंदों से ही, मेरे एरिया के बंदों से मैंने ली थी, क्योंकि मैंने उसमें अपना लंच भी डाला था। क्योंकि आते वक्त मुझे 2-2:30 बज जाते थे, 3 बज जाते थे, तो मैं लंच कहाँ खाता। इससे अच्छा मैंने एक नाइट पहले सब कुछ जो है मेरा ब्रेकफास्ट, जूस, पानी, बॉटल वॉटल, लंच, सब उस टैक्सी में मैंने सुबह ही सब कुछ कैरी करके, डॉक्यूमेंट्स मैंने वो बुक करा के ले गया था टैक्सी मेरे साथ। ठीक है, तो वहाँ पे मुझे बड़ी ही सहूलियत मिली। मुझे जो अंदर सामान नहीं ले जाना चाहिए था वो मैं नहीं ले गया, टैक्सी में रखा। और जब मैं फर्स्ट इंटरव्यू होने के बाद जो सिर्फ सादे डॉक्यूमेंट्स थे मेरे पास, सिर्फ पासपोर्ट, आपका सेकंड इंटरव्यू के लिए जो रसीद था वो लेके गया था, बस यही 2-3 डॉक्यूमेंट्स में, बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अपना जो टैक्सी मैंने बुक किया था उसमें रख दिया था, और मेरा लंच जो भी है मैंने रख दिया था। तो 9 बजे फिर मेरा इंटरव्यू था अगला दिन। तो मैं वहाँ से अंदर की ओर, मैंने जैसे ही अंदर घुसा तो वहाँ काफ़ी बड़ी लाइन थी, और लाइन 2-3 बार ऐसे ट्विस्ट होती है, फिर जाके आपको अंदर जाने मिलता है। तो अंदर जाके देखेंगे कि 16 से 17 काउंटर रखे हुए हैं वहाँ पे। बॉम्बे का ऐसा है कि इंटरव्यू में आपको मालूम पड़ेगा कि वहाँ 3 लैंग्वेजेस में इंटरव्यू हो रहा है, एक गुजराती, एक हिंदी और एक है इंग्लिश में। तो मैंने भी हिंदी ही चुना था, क्योंकि हिंदी मुझे सरल लगती है। ठीक है, सरल लगने से आपको कुछ भी पूछा जाएगा, इजीली पूछेंगे तो आपको जवाब भी इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से जो है आपको अपना अपीयरेंस, एक अच्छा सा शर्ट पहनना है। ज़रूरी नहीं है एकदम हाई फाई आप होके आए, नॉर्मल सा जो भी पहने, एक अच्छा अपीयरेंस होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि सामने वाला जो है अच्छे परिवार से है, क्लीन शेव होना चाहिए, और आप जो है
आपका फेस में एक अच्छी चार्म होनी चाहिए, ठीक है। जैसा घमंडी वाला लुक या एकदम गुस्से वाला लुक उसमें मत जाइएगा, ठीक है। और एकदम अच्छा से, मतलब जैसे कि एक ऑफिस में हम लोग नए इंटरव्यू अपने जॉब के लिए जैसे जाते हैं, तो सामने वाला जैसे हमको जॉब ऑफर करता है और हम लोग बड़े ही हंसी से खुशी से उसको इंटरव्यू का सामना करते हैं, बिल्कुल आपने वैसा ही चेहरे का एक्सप्रेशन रखिए। जब आप अप्रोच करते हैं तो विंडो में आपको एक, अगर आपकी हिंदी में इंटरव्यू है तो वहाँ पे एक महिला अमेरिका की या तो एक जेंट्स जो है वो बैठी रहेगी, साथ में हमारे इंडियन एक बैठे रहते हैं। तो जाते ही जैसे आपने बोलना है कि हेलो, गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैडम, और साथ में हिंदी में भी बोल दीजिए नमस्ते नमस्कार। तो उनको समझ में आ जाता है कि सामने वाला जो है सही, मतलब जो साइंस है एक अच्छा इंसान का, एक मतलब जो अच्छे घर की है, मतलब अच्छे बिहेवियर की पहचान जो दिखा रहा है, तो ऐसे बंदे को हमें यूएस वीज़ा देने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अपना फेस को हमेशा मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिविटी आती है, उसको भी लगता है हाँ भाई ये लड़का जो है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उन्हें उन लोगों को, वायलेंट लोग बिल्कुल पसंद नहीं होते। हंसी खुशी से जो अपना जवाब दे के अपना चला जाए वैसा ही चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है मैं आपको बता देता हूँ, कुछ सवाल वो लोग आपसे ज़रूर करेंगे कि इससे पहले कभी आप अमेरिका गए थे, नहीं गए, ठीक है। तो आपने एक ही सवाल, एक ही जवाब में उसका जो है आंसर जो है नहीं गए। तो उनको समझ में आ जाता है कि जैसे हमारे इंग्लिश में होता है कि येस और नो, तो उनको ये समझ में आता है कि या तो हाँ या ना, मतलब छोटे छोटे जो जवाब होते उसमें वो बड़े संतुष्ट होते हैं। अगर आपने 2-3 लाइन की घुमा फिरा के हिंदी बोल दी तो वो फिर खुश नहीं होते उस जवाब से। तो इसीलिए आपसे कुछ और सवाल भी कर सकते हैं वो लोग कि भाई इससे पहले आपने कहाँ काम किया, तो आपने 2-1 कंपनी का नाम या कंट्री का नाम, अगर उन्होंने पूछा किस जगह में काम किया, तो आपके जो इमिग्रेशन चेक के जो स्टैंप लगे हैं जिस कंट्री का, जिसके ज़्यादा लगे हैं, दुबई, सऊदी, कतार, ऐसे नाम बता दीजिए, ठीक है, दुबई, सऊदी, कतार। तो वो समझ जाएगा कि आदमी सही ढंग का है, सही जवाब दे रहा है, क्लीन चिट दे रहा है एकदम। छोटे छोटे में जवाब दे दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। या तो पूछता है लास्ट वेयर डिड यू, विच कंट्री डिड यू वर्क, ठीक है, वो अमेरिकन पूछेगा और फिर वो जो उसके बगल में जो इंडियन बैठे वो आपको ट्रांसलेट करके बताएगी कि आपने लास्ट काम आपने कौन से देश में किया। तो आपने 2 कंट्री का नाम बता देना है लास्ट जहाँ पे आपने काम किया था, बस। तो तीसरा सवाल वो आपसे पूछेगा ही नहीं, या तो पूछ भी सकता है, तो छोटे छोटे जवाब में आप उसको हंसते हुए ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। मंद मंद मुस्कान रखिए अपने चेहरे पे, तो वो लोग इजीली अप्रूव कर देते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया कि आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं अमेरिका में, तो साफ मना कर दीजिए कि नहीं मेरा कोई नहीं रहता है, ठीक है। तो उन लोग को शायद वो पसंद ना आए कि शायद वो कहीं वहाँ से जाके कहीं और ना चला जाए, इसलिए तो ये सबसे आपको दूर रहना है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो काम है, हम लोग तो सीमैन है, तो सीमैन का तो जहाज़ पे चढ़ना ही काम होता है, दूसरे के देश में यहाँ वहाँ जाना हम लोगों का काम नहीं होता है। तो ये सारे सवालों से बच के रहिएगा, और एक जितनी कम और छोटी लाइन में आप अपना जवाब ख़त्म कर सके उतना बेहतर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, और ज़्यादा समय आपका न लेते हुए मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, और आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सारे सीमेन भाई लोग को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मिलेंगे फिर से एक छोटे से वीडियो पे। तब तक के लिए मैं आपको छोड़ना चाहूँगा यहीं पे, और आपसे यही विनती करूँगा कि मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लिखें हाँ मुझे अच्छा लगा। और कुछ भी आपको जानना है सीमेन लाइफ के बारे में, वीज़ास के बारे में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिए। और मेरी वीडियो नहीं अच्छी लगी तो भी प्लीज़ ज़रूर लिखिए कि
हमको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी, तो मैं फिर से इसको और इन्फॉर्मेशन के साथ इसको मैं पेश करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार सभी सीमेंट भाइयों के लिए। जय हिंद।